बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलाइका है और मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक आज जो है दैट इज़ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आज के टॉपिक में हम अपेंडिक्स के एनाटॉमी को देखेंगे, अपेंडिसाइटिस, उसके कॉज, उसके फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, उसकी डायग्नोसिस हम ये देखेंगे और लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो अपेंडिक्स मास होगा। तो अपेंडिक्स की एनाटॉमी को हम देखते हैं। अपेंडिक्स हमारे पास है क्या? अपेंडिक्स हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक। इट्स अ मस्कुलर ट्यूब जो कि सीकम के पोस्टीरियर मीडियल वॉल से हमारे पास ओरिजिनेट कर रहा है। अब ये हमारे पास इलियम है। इलियम हमारे पास सीकम में आके टर्मिनेट होता है और जहाँ ये ओपन होता है उसको हम इलियोसिकल ऑरिफाइस कहते हैं। इलियोसिकल ऑरिफाइस के बिल्कुल 2 सेंटीमीटर बिलो हमारे पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो दैट विल बी 7.5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। पोजीशन हमारे पास राइट इलियक फॉसा में ये प्रेजेंट होता है, राइट इलियक रीजन में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। इसकी बेस पोजीशन जो होती है वो हमारे पास फिक्स्ड होती है, ठीक। वो हम राइट लेटरल प्लेन और ट्रांसटुबरकल प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करता है हमारे पास उसकी 2 सेंटीमीटर बिलो हमारे पास अपेंडिक्स की बेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। टिप ऑफ अपेंडिक्स की बात अगर हम करते हैं तो अपेंडिक्स जो होता है हमारे पास वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, ठीक। इसकी हम पोजीशंस देख लेते हैं। ये रेट्रोसीकल हो सकता है। मैक्सिमम जो होता है वो हमारे पास रेट्रोसीकल होता है। सेकंड मैक्सिमम हमारे पास ये होता है वो पेल्विक में होता है। थर्ड हमारे पास अगर हम देखें तो सबसीकल होगा, पोस्ट इलियक होगा और पोस्ट इलियल होगा या पेरी इलियल होगा। अगर रेट्रोसीकल होगा, ये पोजीशंस देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर अपेंडिसाइटिस का केस है और अगर पेशेंट है उसकी अपेंडिक्स जो है वो रेट्रोसीकल हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक, यानी सीकम के बिहाइंड प्रेजेंट है हमारे पास। तो वो जब हमारे पास पेशेंट लेकर आएगा, कंप्लेन लेकर आएगा, अगर हम जब चेक करेंगे, टेंडरनेस करेंगे तो नॉर्मल पैल्पेशन पे उसको पेन फील नहीं होगा, टेंडरनेस हमारे पास फील नहीं होगी। तो इस केस में हमें टेंडरनेस चेक करने के लिए हमें नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पेल्विक की केस है, अगर उस पेशेंट की अपेंडिक्स जो है वो पेल्विक की तरफ डायरेक्ट की हुई है, उसकी डायरेक्शन पेल्विस की तरफ है, तो पेल्विक हमारे पास अपेंडिसाइटिस की वजह से पेरिनियम की इरिटेशन की वजह से ज़्यादा सिम्टम्स जो उसको आएंगे, उसको ये होगा कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, डायरिया के सिम्टम्स होंगे उसके साथ। ये अगर पोस्ट इलियक है, यानी अगर हमारे पास इलियम से बिहाइंड है तो वो पोस्ट इलियल है। अगर इलियम के आगे हमारे पास प्रेजेंट है तो दैट इज़ पेरी इलियल। और अगर हमारे पास सीकम के बिहाइंड है तो दैट इज़ सबसीकल। ब्लड हमारे पास अपेंडिक्स की जो ब्लड सप्लाई है वो अपेंडिकुलर आर्टरी है, इसको अपेंडिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है जो कि इटसेल्फ इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच है। अगर अब यहाँ हमारे पास एक बात नोट करने वाली है कि अपेंडिक्स की लूमन जो होती है वो बहुत नैरो होती है, ठीक। अगर किसी भी वजह से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है और हमारे पास ये आर्टरी जो है आर्टीरियल सप्लाई है वो ब्लॉक हो रही है तो यहाँ पर कोई भी कोलैटरल्स नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि ये एक एंड ब्रांच है हमारे पास। वेनस ड्रेनेज हमारे पास अपेंडिकुलर वेन जो होगी अपेंडिक्स को ड्रेन करेगी, दैट इन टर्न इलियोसिकल में ड्रेन होगी और वो फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में ड्रेन होगी और वो फिर पोर्टल वेन की तरफ जाएगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमारे पास इलियोकोलिक लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो हमारे पास अपेंडिक्स को ड्रेन कर रहे होते हैं, जिसके 2 ग्रुप्स होते हैं, अपर और लोअर ग्रुप। अपेंडिक्स के रोल की बात करें हमारे पास मोस्टली कंसिडर करते हैं कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन रीसेंट स्टडीज़ में हमारे पास ये बात सामने आई है कि अपेंडिक्स जो होती है फीटस लाइफ में हमारे पास बायोजेनिक अमाइन प्रोड्यूस करती है और पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक। बायोजेनिक अमाइंस जो होती हैं हमारे पास दे आर इंपॉर्टेंट हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेन की होमियोस्टेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड हार्मोन्स हमारे मेजर पोर्शन जो हार्मोन का आ जाता है वो पेप्टाइड हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के सारे मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अडल्ट लाइफ में हमारे पास अपेंडिक्स का पहला रोल तो ये होता है कि लिम्फॉइड टिश्यूज़ को एक्यूमुलेट करती है, हमारी इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है। दूसरा ये IgA जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है उसको प्रोड्यूस करती है। IG का हमारे पास फेमस जो रोल है, मेजर रोल जो है वो हमारे पास इन्फेक्शनस जो ऑर्गेनिज्म है उनके अगेंस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन को बैरियर प्रोवाइड करना है, ठीक। और जस्ट लाइक बाकी कॉलोन अपेंडिक्स का जो ल्यूमन होता है वो भी हमारे पास म्यूकस ही प्रोड्यूस कर रहा होता है ताकि बैक्टीरिया जो है इन्फिल्ट्रेट ना कर बाहर की तरफ इन्फिल्ट्रेट ना कर सके। थर्ड ये हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स को मैच्योरेशन साइट प्रोवाइड करती है। अब अपेंडिसाइटिस क्या है कि किसी भी वजह से अपेंडिक्स के ल्यूमन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, ख्वाह वो बैक्टीरिया है, ख्वाह वो वायरस है, ख्वाह वो कोई फॉरेन बॉडी है या अपना कोई फिकोलेट ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो किसी भी वजह से हमारे पास वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, इन टर्न अगेंस्ट उसके एक्टिवेट होगा तो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। पहले तो हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू एंटीबायोटिक। अगर ये रिजॉल्व हो जाती है, अगर नहीं होता तो हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ दी एब्डोमिनल सर्जरी। इसके कॉज में अगर हम बात करते हैं तो पहला कॉज जो हमारे पास मेजर 60% कॉज है दैट इज़ लिम्फॉइड ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फॉइड ऑब्स्ट्रक्शन में हमारे पास अगर कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया आके हमारे ल्यूमन में फंस रहा है
ये वहाँ आकर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तो अपेंडिक्स के ल्यूमन के अंदर लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक, हम वहाँ बैक्टीरिया आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है हमारे पास, वहाँ के इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। अब जो हमारे अपेंडिक्स के ल्यूमन है उसमें लेयर्स होती हैं, म्यूकस को पहले वो अफेक्ट करेगा, फिर सब म्यूकस हमारे पास मेम्ब्रेन होती है। ठीक, सब म्यूकस में हमारे पास स्पार्स पैचेस होते हैं जो कि लिम्फॉइड इन नेचर्स होते हैं। ठीक, और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं हमारे पास। अब कोई बैक्टीरिया वायरस आ रहा है तो वो उनके अगेंस्ट हमारे पास वाइट ब्लड प्रोड्यूस करेंगे, इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगी, उनको ख़त्म करने की कोशिश होगी, तो पूरा हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो बैक्टीरिया या वायरस को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाएगी। अब अपेंडिक्स की ल्यूमन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारीक होती है, ठीक, नैरो होती है, तो जब लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया होगा तो ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। सेकेंड कॉज हमारे पास फीकोलिक ऑब्स्ट्रक्शन है कि हमारा अपना फीकल मैटर जो होगा हार्ड होके स्टोन फॉर्म में, जो कि मोस्ट कॉमन होता है कॉलॉन में, अगर वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, आर्टरी ब्लॉक हो जाए, तो तब हमारे पास इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अदर कॉजेज़ में हमारे पास पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें पिनवॉर्म्स आ जाते हैं जो कॉमन होते हैं, न्यूप्लीजिया आ सकता है, कोई भी फॉरिजन बॉडी में कोई लार्ज फॉरिजन बॉडी होने की ज़रूरत नहीं है, कोई छोटा सा सीड भी अगर यहाँ के पास आए और बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन हो जाए, क्योंकि कॉलॉन में तो बैक्टीरियाज होते हैं, वहाँ हमारा सारा फूड पास हो रहा होता है, तो वहाँ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाए तो उसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अब पैथोफिजियोलॉजी में हम आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में देखो हमारे पास अगर फिकुलर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक, पहले तो ये देख लें कि अपेंडिक्स की जो ल्यूमन होती है हमारे पास वो म्यूकस प्रोड्यूसिंग होती है, ठीक, कि वो कॉन्टीन्यूसली म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है। अब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, फिकुलता है या हाइपरप्लेजिया हो रहा है या कोई भी फोरेजन बॉडी है जो यहाँ के ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, अपेंडिक्स अपना म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, नॉर्मली वो तो प्रोड्यूस होगा, तो म्यूकस होगा इसके अंदर जो होगा वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जब म्यूकस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो अंदर जो इंट्रा आर्टेरियल ल्यूमिनल प्रेशर है वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, म्यूकस बिल्डअप होने की वजह से वो प्रेशर जो होगा सराउंडिंग एफरेंट जो हमारे पास विजरल नर्व्स हैं उनके ऊपर उनको कंप्रेस कर देगा, उन पर प्रेशर अप्लाई करेगा, तो उसकी वजह से पेरी अम्लाइकल पेन हमारे पास कॉज होगा, पेशेंट को पेरी अम्लाइकल पेन फील होगा। ठीक, अब ये सिर्फ हमारे पास म्यूकस ही अंदर बिल्डअप नहीं हो रहा होता, ठीक, अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, नहीं तो गट के अपने हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, हमारा गट फ्लोरा जो होता है वो नॉर्मली वो चेक एंड बैलेंस रहता है, लेकिन इस केस में वो फ्रीली मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, उनका नंबर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, जब उनका नंबर इंक्रीज़ होगा तो वो इन टर्न हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, वही हमारे पास वाइट ब्लड सेल आएंगे, सारा इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास वहाँ पस्ट जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इस कंडीशन में पेशेंट जो होगा उसको फीवर लाइक सिम्टम्स होंगे, वॉमिटिंग होगी, नॉजिया उसको फील होगा, राइट एब्डोमिनल पेन होगा, तो ये सारे सिम्टम्स उसको जो होंगे वो फील कर रहा होगा। ठीक, अब हमारे पास जैसे जैसे अंदर पस बिल्डअप हो रही है, एडिमा हो रहा है, इस कंप्रेशन की वजह से हमारी जो अपेंडिक्स की वेनस सप्लाई होती है वो भी कंप्रेस हो जाती है, अब वेनस रिटर्न भी नहीं जा रहा, ठीक, उसकी वजह से भी एडिमा कॉज हो रहा है। तो ये सारा जब हमारे पास प्रेशर अप्लाई होगा, ये सारा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आर्टरी जो होगी वो बहुत मिन्यूट होती हैं, पेंडिकुलर आर्टरी, वो भी क्या होंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, उसकी वजह से इस्कीमिक कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा, ब्लड सप्लाई आना बंद हो जाएगी, तो वहाँ इसकी अपेंडिक्स की जो वॉल होगी वो डिटेरॉइड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, उसमें नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जब नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सेल वॉल में नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो गई है, अब सेल डैमेज हो गए हैं, तो म्यूकस प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। जब म्यूकस प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा और सेल जो होगी आहिस्ता आहिस्ता थिन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो बैक्टीरिया जो होंगे वो आसानी से बाहर की तरफ इन्वेट कर सकते हैं, और जब बैक्टीरिया बाहर की तरफ इन्वेट कर देंगे, पेरिटोनियम को इन्वेट कर देंगे, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगे, पेरिटोनाइटिस कॉज करेंगे, तो वो हमारे पास जो होगी पेरिटोनियम जो होगी हमारे पास उसमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, दैट लीड्स टू रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस हम आगे बात करते हैं। ठीक, अब अगर वॉल बहुत ज़्यादा थिन हो गई और इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो वॉल रप्चर हो सकती है। अब ये वॉल जब रप्चर होगी हमारे पास तो वो सारा फ्लूइड और पस्ट होगा वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट विल कॉज एन एब्सेस। ठीक, वो एब्सेस बना लेगा बाहर की तरफ पेरिटोनियम के अराउंड। ठीक, इसको हम पेरी अपेंडिकुलर एब्सेस कहते हैं। अब हम हिस्ट्री टेकिंग की बात करते हैं कि हम हिस्ट्री टेकिंग एज डॉक्टर, आप ऐसा फिजिशियन आप हिस्ट्री टेकिंग में क्या करोगे, पहले आप पेशेंट का इंट्रोडक्शन लोगे, उसकी कंप्लेंट सुनोगे, वो आपको कंप्लेन क्या बताएगा कि उसको पेन हो रहा है, उसको हम एब्डोमेन में एब्डोमिनल पेरी अम्लाइकल रीजन में पेन फील हो रहा है, ठीक हो गया, उसकी आप पास्ट हिस्ट्री लोगे, फैमिली हिस्ट्री पूछोगे, उसकी सोशल हिस्ट्री देखोगे, ऑक्यूपेशन हिस्ट्री वगैरह सब देखोगे कि वो मेडिसिन ले रहा है या उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, कब से उसको पेन स्टार्ट हुआ है, कब पेन होता है, कौन सी कंडीशन पेन उसको ज़्यादा कर रही है, उसका आप एज पूछोगे, आप उसका
आप उसका सेक्स देखोगे, क्योंकि मोस्टली ये अपेंडिसाइटिस होता है ये यंग अडल्ट से टीनेजर्स को हमारे पास अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक हो गया। आप उसकी पेन साइड पूछोगे, पेन साइड इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर उसकी अपेंडिक्स हमारे पास, हमने पहले बात की, तो उसकी पोजीशन पैलेस की तरफ भी हो सकती है, रसीकम के बिहाइंड भी हो सकती है, तो और इलियम के बिहाइंड हो सकती है। तो आपको ये पता होगा, ठीक। उसका पैटर्न पूछोगे कि उठते बैठते किस टाइम ज़्यादा उसको पेन होना स्टार्ट होगा, कौन से फैक्टर्स जो हैं उसको पेन को ज़्यादा करें, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कौन से फैक्टर्स को ज़्यादा करें, कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी पेन को रिलीफ़ करेंगी, या इसके साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं या नहीं, उसको कोई और बीमारी है या नहीं, ठीक। ये सारे आप उसकी हिस्ट्री टेकिंग में लोगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन की तरफ अगर हम आते हैं, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में पेशेंट जो आएगा, ठीक, उसको फटीग होगी, पेन एग्रेसिव मोड में होगा, क्योंकि वो पेन में होगा, अंडर पेन होगा, ठीक। उसको कॉन्टीन्यूसली पेन हो रहा होगा हमारे पास, उसको लो ग्रेड फीवर हो सकता है हमारे पास, टेकिकार्डिया होगा उसको, टेकिकार्डिया मस्ट होगा, ठीक। अगर वो चाइल्ड हैं तो पेल होंगे पेन की वजह से, ठीक हो गया। हम उसके लिम्फ नोड ऑब्जर्व करेंगे, टॉन्सिल्स को ऑब्जर्व करेंगे, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो फैला हुआ तो नहीं है, ठीक। हम उसकी चेस्ट लंग एग्जामिन करेंगे, एब्डोमेन को हम एग्जामिन करेंगे। रिस्पायरेशन के दौरान उसको पेन होगा, क्योंकि उसकी जो पेरिटोनियम जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है, पेरिटोनाइटिस कॉज हो चुकी है। तो पेरिटोनाइटिस की इरिटेशन की वजह से जब वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेगा तब उसको पेन फील होगा। हम पल्पिटेशन करेंगे, राइट इलियक फॉसा हमारे पास टेंडर है या नहीं है। अब यहाँ वर्ड यूज़ हुआ हुआ है विद और विदाउट गार्डिंग। गार्डिंग क्या होता है? ये एक हमारा बॉडी का इनवॉलंटरी मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। जब हम प्रेस करते हैं, कहीं पेन होता है, तो मसल जो होते हैं वो एकदम स्टिफ हो जाते हैं, ठीक। कि हम उसको पैल्पेट करेंगे कि टेंडरनेस फील हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स जो है हमारे पास रेट्रोसिकल है, ठीक, सीकम के बिहाइंड है, तो इसकी टेंडरनेस होगी वो हमारे पास बहुत कम होगी, ठीक। पेन होगा, वो कहेगा कि पेशेंट कहेगा कि राइट एलिक फोसा में पेन है, लेकिन उसकी टेंडरनेस होगी वो हमारे पास कम फील होगी। रिबाउंड टेंडरनेस, ठीक, हमारे पास मैकबर्नी पॉइंट में रिबाउंड टेंडरनेस होगी। यहाँ पीछे हमने बात की थी कि हमारे पास अपेंडिक्स की जो पोजीशन आ जाती है यहाँ पर, कि राइट लेटरल पेन और ट्रांसट्यूबरकल पेन जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ हमारे पास अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट हमारे पास क्या मैकबर्नी पॉइंट है, कि 1/3 हम किधर से लेते हैं, राइट एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से लेते हैं, और 2/3 हम अम्बिलिकस से ले रहे होते हैं, ठीक। ये इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की हुई होती है। तो इसके मिड में हमारे पास अपेंडिक्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो होती है मैक्सिमम जो टेंडरनेस होती है, साइड जो होती है वो ये होती है, ठीक। इसलिए इसको चेक यहाँ पर हम रिबाउंड टेंडरनेस करते हैं। रिबाउंड टेंडरनेस की जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा, क्योंकि पेरिटोनियम इरिटेट हो रही है, और जब हम हाथ हटाएंगे और वो पेरिटोनियम वापस जाकर अपेंडिक्स के साथ लगेगी तो दोबारा उसको पेन होगा, ठीक। इसको हम रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। अब हमारे पास कुछ साइंस आ जाते हैं जो हम अपेंडिसाइटिस को चेक करने के लिए हम देख रहे होते हैं। पहला आ जाता है रॉसन साइन। इसमें हमारे पास ये होता है कि हम राइट जो लेफ़्ट हमारे पास इलिक फोसा जो होता है जिसको हम पल्पेट करते हैं, तो पेन जो होता है वो हमारे पास राइट इलिक फोसा में हमारे पास पेशेंट को पेन फील हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास अपेंडिक्स की जो नर्व सप्लाई होती है वो कहाँ से डिराइव हो रही होती है, वो 10th सिम्पैथेटिक नर्व से डिराइव हो रही होती है, ठीक। 10th सिम्पैथेटिक नर्व होती है हमारे पास। तो इसका जो डोमेटॉम हमारे पास बन रहा होता है वो पेरियम्बलाइकल रीजन में बन रहा होता है। इस वजह से इसका पेन जो होता है वो ऊपर से हमारे पास पेरिटोनाइटिस होती है वो भी कॉज हुई होती है, पेरिटोनियम जो होती है वो भी इरिटेट हुई हुई होती है, ठीक। सेकंड साइन हमारे पास जो आ जाता है वो सॉस साइन आ जाता है, ठीक। इसमें हमारे पास अब सॉस मसल जो होते हैं वो हमारे पास हिप पे जो लेग जो होती है उसकी एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें जब हम लेग को एक्सटेंशन करवाएंगे एट हिप जॉइंट तो पेशेंट को क्या होगा, पेन फील होगा, क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होती है वो सॉस मसल के उसके साथ लाई कर रही होती है। लास्ट साइन हमारे पास आ जाता है ऑब्ट्यूटर साइन आ जाता है, कि इसमें हम जो हमारी लेग होती है उसको हम इंटरनली रोटेट करवाते हैं या एक्सटर्नली रोटेट करवाते हैं। उसको फिर कहते हैं कि आप स्लाइटली इसको फ्लेक्स करें, उसमें पेशेंट को पेन फील होता है, क्यों? क्योंकि इस केस में भी हमारे पास अपेंडिक्स होती है वो ऑब्ट्यूटर मसल के साथ कहीं ना कहीं टच हो रही होती है, ठीक। अब साइन और सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो पेरियम्बलाइकल पेन उसको फील होता है, विजुअल पेन जिसकी भी हमने बात की कि उसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारे पास उसका जो डोमेटॉम बन रहा होता है वो पेरियम्बलाइकल रीजन में हमारे पास बन रहा होता है, ठीक हो गया। शिफ्टिंग पेन होता है हमारे पास राइट से इलिक फोसा टू लेफ्ट इलिक फोसा, हमारे पास शिफ्टिंग पेन होता है क्योंकि पेरिटोनियम जो होती है हमारे पास पेराइटल पेरिटोनियम जो होती है उसमें इरिटेशन हो रही होती है। विज़ुअल पेरिटोनियम में हमारे पास कोई भी नर्व सप्लाई नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन अगर इरिटेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि पेराइटल पेरिटोनियम भी अफेक्ट हो रही है, ठीक। एनोरेक्सिया होगा, उस पेशेंट जो होगा वो उसको भूख नहीं लग रही होगी, उसने खाना नहीं खाया होगा, नौजिया कंडीशन होगी, उसको 2-3 एपिसोड्स को वॉमिटिंग के भी आ चुके होंगे,
तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं सारे सिम्टम्स जो होंगे वो अपेंडिसाइटिस के होंगे। ठीक, उस पेशेंट को फीवर होगा, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट चल रहा है बैकग्राउंड में, लोकलाइज्ड टर्निनस होगी, हमारे पास रीबाउंड टर्निनस सिम्टम होगा कि हम जब पेशेंट को टच करेंगे इस एरिया में तो उसको पेन होगा, और जब हम हाथ हटाएंगे तब भी उसको पेन होगा, क्योंकि पेरिटोनियम जो है वो उसमें इरिटेशन कॉज हुई हुई है। इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड काउंट चेक करेंगे, ब्लड काउंट पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा है तो ल्यूकोसाइट का नंबर बहुत हाई होगा, और हम यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, यूरिनालाइसिस करेंगे, सुपाइन और एब्डोमिनल रेडियोग्राफ करेंगे, पेरिटोनियम को चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, नहीं तो हम सीटी भी इसके लिए कर सकते हैं। हमारे पास हम ब्लड काउंट करवा रहे हैं, ब्लड काउंट में हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, ये बात हमने पहले भी की। यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स हम इसलिए करवाते हैं कि अगर कोई किडनी की डिजीज़ तो नहीं है, किडनी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, उसको हम रूल आउट कर लें। ठीक, यूरिनालाइसिस भी हम इसलिए करवा रहे हैं। सुपाइन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ का हम करवाएंगे, बाउल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई एयर ट्रैप तो नहीं, एयर फ्लूइड लेवल चेक करने के लिए हम करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन में हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास अपेंडिसाइटिस ही है, और अगर हमें फिर भी कंफर्म ना हो रहा तो फिर उसके लिए हम सीटी करवाते हैं। ठीक, यहाँ हमारे पास फिगर में शो भी हुआ है कि ये अपेंडिक्स है, हमारे पास अपेंडिकोलिथ हमारे पास ये ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी, और ये अपेंडिसाइटिस हमारे पास यहाँ पर कंफर्म शो हो रही है। और अगर फीमेल का पेशेंट होती है हमारे पास, उसमें हम लाजमी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं रूल आउट करने के लिए कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन आ जाता है। सर्जरी अब हमारे पास दो तरह की होती है, ओपन अपेंडिक्टोमी होगी या लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टोमी होगी। ट्रीटमेंट में हम आए तो हमारे पास दो तरह की इसकी सर्जरीज आ जाती हैं। ठीक, एक हमारे पास ओपन अपेंडेक्टोमी होगी जिसमें हम एब्डोमिनल रूट को देखेंगे कि ओपन हम प्रॉपर तौर पे कट लगा के हम उसको रिमूव करेंगे। दूसरा हमारे पास लेप्रोस्कोपी हो जाएगी। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें हम पोर्ट इंसर्ट करते हैं। ठीक, हमारे पास हम 3 पोर्ट स्टार्ट, एक हमारे पास अम्बिलिकल रीजन में होता है, एक हमारे पास सुप्राप्यूबिक रीजन में होता है, और एक हमारे पास राइट लंबर रीजन में होता है। ठीक, यहाँ से हमारे पास हमने जो पोर्ट डाला होता है इसके साथ कैमरा अटैच होता है। ठीक, इसके साथ हम देख रहे होते हैं कि हम अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट है, और थ्रू दिस ट्रॉकर हम जो हमारा प्रोसीजर होता है उसको परफॉर्म कर देते हैं। मैकेनिज्म सिंपल होता है कि हम अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास अपेंडिक्स कहाँ है, फिर मीज़ो अपेंडिक्स को हम उसके साथ से रिमूव करते हैं, लाइगेट करते हैं, और फिर अपेंडिक्स को हम क्लैम्प करके उसको हम रिमूव करके स्विचेस वगैरह जो होते हैं वो लगा लेते हैं। ठीक, दूसरा प्रोसेस होता है हमारे पास ओपन अपेंडेक्टोमी। ओपन अपेंडेक्टोमी के स्टेप्स जो हमारे पास होते हैं उसमें पहला स्टेप ये होगा, हमारे पास हम एक्सटर्नल ऑब्लिक फाइबर को इंसाइज करते हैं। ठीक, उनको हमने इंसाइज किया। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने इंटरनल ऑब्लिक मसल्स होते हैं उनको स्प्लिट करना होता है। इनको काटने की ज़रूरत नहीं होती, इनको हम थ्रू आर्टरी फोर्सेप्स हम इनको स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक, इनको रिमूव कर लेते हैं, स्प्लिट करके हम जगह बना लेते हैं। उसी तरह फिर हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जो होते हैं उनको भी हम एक्सपोज करते हैं, काटने की हमें इंसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विद द हेल्प ऑफ आर्टरी फोर्सेप्स हम इनको साइड से हटा लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास पेरिटोनियम जो होती है वो एक्सपोज हो गई है, पेरिटोनियम जो होती है वो हमारे पास एक्सपोज हो गई है। पेरिटोनियम जो होती है वो इटसेल्फ जो होती है बहुत बारीक होती है, उसको भी हमें कट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, उसको हम आसानी से इंसाइज कर सकते हैं। ठीक, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास, हमने उसको सीकम को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक, फिर हमने सीकम को आइडेंटिफाई करना होता है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास हम जो टीनिया कोलाई जो होता है उसका जो फिजिकल फीचर होता है उसको हम देखते हैं। ठीक, जब हमें सीकम मिल जाती है तो सीकम मिल उसके बेस पे हमारे पास अपेंडिक्स जो होती है वो अटैच होती है। अब जब हमें अपेंडिक्स मिल जाती है तो हम पहले ये चेक करते हैं कि वो कहीं से कहीं उसको फोल्ड नहीं बने हुए, कहीं अटैच तो नहीं हुई हुई। अगर हम बस अटैच हुई हुई कहीं कहीं फोल्ड बने हुए तो हम वो फोल्ड्स होते हैं पहले हम वो रिमूव करते हैं। ठीक, अब जब हमारे पास अपेंडिक्स जो होती है फ्री होगी तो पहला काम हमने क्या होता है करना होता है कि हम मीज़ो अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं। उसको हम थ्रेड के ज़रिए हम उसको लाइगेट कर लेते हैं, और लाइगेट करके हम उसको रिमूव कर लेते हैं। जब हमने उसको रिमूव कर लिया तो हम अपेंडिक्स को क्या करते हैं, क्लैम्प करते हैं थ्री विद द हेल्प ऑफ आर्टरी फोर्सेप्स। हम उसको क्लैम्प करके उसको सचेस लगा लेते हैं। फिर अगर हमने पहले यहाँ क्लैम्प किया होता है बेस पे, फिर हम उसको वहाँ से हटा के यहाँ सचर लगा लेते हैं। फिर थोड़ा सा आगे हम उसको क्लैम्प करके इसको हम अपेंडिक्स जो होती है उसको रिमूव कर लेते हैं, और फिर जब उसको रिमूव कर लेते हैं पीछे हम स्टिचेस हम ऑलरेडी लगा चुके होते हैं, और बाद में हमने सारे जो मसल्स की लेयर्स ओपन की हुई होती हैं हम उनको क्लोज़ कर लेते हैं।
ठीक, इसके अब साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, नौज़िया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर हम लेप्रोस्कोपी कर रहे होते हैं, लेप्रोस्कोपी में हम एयर इंसर्ट करते हैं ताकि हमारे पास एब्डोमेन में जगह जो है ज़्यादा हो जाए। ठीक, हमें प्रोसीजर आसानी से हम परफॉर्म कर सकें। तो गैस पेन हो सकता है हमारे पास, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है उसकी वजह से कुछ वीक्स तक। ठीक हो गया। तो अगर हम उसकी बात करें, उसकी कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है, वाउंड इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम एंटीबायोटिक वगैरह देकर ठीक कर सकते हैं। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एडिजिव हो सकती है कि क्लोजिंग में कोई प्रॉब्लम हो, पेरिटोनियम में कोई मसला हो गया, या ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम किसी नियर बाय ऑर्गन को इंजर कर दें। तो ये हमारे पास इसके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ अपेंडिक्स मास। अब अपेंडिक्स मास हमारे पास कब बनता है कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई हुई है और वो 3-4 दिन से हमारे पास मतलब है। ठीक, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो ग्रेटर ओमेंटम होता है वो अपेंडिक्स को आकर कवर अप करना स्टार्ट कर देता है, कवर अप करेगा। लेकिन इन्फ्लेमेशन हमारे पास ठीक नहीं हो रही, उसमें हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम जो इलियम होगा वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा और हमारे पास जो अपेंडिक्स है ये सब मिलकर हमारे पास एक मास बना लेंगे। ठीक, इन्फ्लेम्ड मास बना लेंगे, उसको हम अपेंडिक्स मास कहते हैं। ठीक, होता क्या हमारे पास, ठीक कि अपेंडिसाइटिस के कुछ दिन बाद हमारे पास क्या होगा कि डे आफ्टर, ठीक कि जिस दिन हमारे पास अपेंडिसाइटिस हुई है उसके नेक्स्ट डे हमारे पास एक हमें टेंडर मास फील होगा राइट इलियक फोसा में। ठीक, और कुछ रिजिडिटी होगी मसल्स के ऊपर, लेकिन ज़्यादा हमारे पास हमें कोई लोकलाइज मास नहीं होगा। फिर 4 to 5 डे अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो मास होगा वो मोर सर्कमस्क्राइब हो जाएगा, यानी वो ओवल सर्कल या एक प्रॉपर शेप ले लेगा। ठीक, और अगर 5th डे हमारे पास 5 to 4 डे जो होता है हमारे पास उसमें मास होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ठीक हम नहीं कर पा रहे, ट्रीट नहीं हुआ, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो मास होगा वो ज़्यादा लार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और एब्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम उसको ठीक कर लेते हैं, अगर एंटीबायोटिक वगैरह हम देते हैं, ट्रीटमेंट हो जाती है उसकी, तो मास होगा वो सबसाइड हो जाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास कार्सिनोमा हो सकता है, क्रोन्स डिजीज़ आ सकता है जो कि क्रोन्स डिजीज़ हो सकता है जो कि हमारे पास सेल्फ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ओवरियन कार्सिनोमा हो सकता है, या हमारे पास इलियोसिकल टीबी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में जो हम रिजमन लेते हैं वो हमारे पास ओशनार रिजमन आ जाता है। इसमें हम पेशेंट को ट्रीट भी कर रहे होते हैं और हम उसको मैनेज भी कर रहे होते हैं। ठीक, अंडर हमने मॉनिटरिंग उसको रखा हुआ होता है, हम उसके वाइटल साइंस मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम उसका पल्स देखते हैं, टेम्परेचर देते हैं, और मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट में हम उसको एनाल्जेसिया देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। और नहीं तो अगर एब्सेस बन चुका है तो सिटी गाइडेड थ्रू हम उसको ड्रेन करते हैं, ड्रेन करेंगे। और अगर हमारे पास बाउल मूवमेंट जो है एबनॉर्मल हुई है, कॉन्स्टिपेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो हम उसको ग्लाइसरीन, कॉन्स्टिपेशन के केस में हम उसको ग्लाइसरीन दे रहे हैं। ठीक, और हम उसको थ्रोम्बो एम्बोलिक थेरेपी दे रहे हैं कि अगर किसी थ्रोम्बोसिस की वजह से हमारे पास अपेंडिसाइटिस हो रही है या इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास अपेंडिक्टोमी आ जाती है। सर्जरी मैनेजमेंट में हमारे पास ये होगा, अपेंडिक्टोमी होगी कि हम अपेंडिक्स को रिमूव कर लें और हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम को अलग कर लें, तो अपेंडिक मास जो होगा वो हमारे पास रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगर और ये हम तब करेंगे कि अगर मास जो है वो हमारे पास एंटीबायोटिक से सॉल्व नहीं हो रहा, इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो रही, मास का साइज़ वापस जो है वो नहीं कम हो रहा, ठीक हो गया, या हमारे पास स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, ग्रेटर मोमेंटम हमारे पास वहाँ पे आया हुआ है, कवर कर रहा है उसको, अपेंडिसाइटिस है, इलियम बीच में इन्वॉल्व हुआ हुआ है। ठीक, तो वहाँ एडिजन कॉज हो सकती है, हमारे पास जो हमारा स्मॉल बाउल है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकती है, या पेन जो है हमारे पास एब्डोमिनल पेन जो है वो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू, ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी। आई होप सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें।